हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं आप लोगों के लिए, श्रेयांश सिंघल, जो कि अभी 2023 में टॉपर्स की लिस्ट में आए हैं और श्याम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इनका एडमिशन हुआ है। अभी कुछ 2-3 दिन 4 दिन पहले एडमिशन हुआ है श्रेयांश का। और उसके साथ साथ श्रेयांश के क्लास 12th में 96.20 परसेंटेज रहे थे। तो आप लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन रहता है ना कि यार भैया बोर्ड्स को CUET के साथ कैसे मैनेज करें, CUET लेवल की डिफ़िकल्टी कैसे कवर करें, वर्बल का जो सब्जेक्ट आता है CUET में जिसका 12th की इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, उसको कैसे करें और दोनों चीज़ों में एक्सेल कैसे करें। तो आई गेस हमारे पास बिल्कुल राइट पर्सन है जो कि इस चीज़ को कर चुके हैं इसी साल एंड हमारे एडू कैप्टन में स्टूडेंट भी रह चुके हैं। तो श्रेयांश इज़ हेयर टू गाइड यू ऑल टुडे। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट श्रेयांश। कैसा लग रहा है भाई SRCC में एडमिशन लेकर? हेलो एवरीवन, मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है एसआरसीसी में एडमिशन लेके। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। बहुत सही यार। एंड तो श्रेयांश एक बात बताओ, तुम्हारा क्या मतलब पहले से कुछ सपना वपना था SRCC का है या बस सपना पढ़ा और फिर देखा जाएगा जो होगा वो वाला सीन था? नहीं, 10th में हो गया था एसआरसीसी। अच्छा, 10th में देख लिया था एसआरसीसी जाना है। बहुत सही बहुत सही। तो कॉमर्स मतलब SRCC को ही दिमाग में लेकर करा था? नहीं, वो भी एक पॉइंट है। कॉमर्स तो मैंने लाइक फाइनेंस से लिया था, अच्छा फाइनेंस एंड मार्केट्स। अच्छा, तो मतलब तुम्हारा SRCC में जाने के बाद भी गोल फाइनेंशियल मार्केट्स का है? हाँ हाँ। सही है, काफ़ी सही काफ़ी सही काफ़ी सही। तो श्रेयांश, अब मतलब जो 12th के बच्चे जो अभी वीडियो देख रहे हैं इसको, उनके अकॉर्डिंग मैं सारे डाउट्स वगैरह सब बच्चों के जो आते हैं यूजुअली मेरे से जो बच्चे पूछते हैं उनको डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ भाई, श्रेयांश जो हमारे थ्रू जिस बैच के थ्रू पढ़े थे और उसके अलावा लगभग 20 स्टूडेंट जो SRCC पहुँचे हैं हमारे बैचेस के थ्रू, वो अभी इस फ्राइडे हम लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप बाद में देख रहे हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन के लिए एनरोल कर सकते हो अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म में श्रेयांश की तरह और बच्चों की तरह SRCC पहुंचना। तो श्रेयांश सीधा अब लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। भाई बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि भैया बोर्ड को और CUET को साथ में कैसे मैनेज करें। तुम सीधा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो यार बच्चों के लिए। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। बस जो बोर्ड्स के लिए पढ़ना है वो पढ़ते रहो। एंड जब एनसीईआरटी से ज़्यादा ध्यान दो, वो पढ़ते रहो डोमेन्स के लिए। एंड जब CUET के एग्जाम्स पास आए उससे 1 महीने पहले या फिर जब तैयारी भी नहीं हुई हो, इनफैक्ट सिलेबस भी खत्म ना हो, मॉक्स देना शुरू कर दो, CUET के मॉक्स। तो उससे तुम्हें अपनी गलतियाँ पता लगेगी, उन गलतियों को नोट डाउन करो। एंड बुक्स एंड वर्बेबिलिटी के लिए जो अलग से सब्जेक्ट है उसके लिए भूपेंद्र सर की वीडियोस, लेक्चर्स वगैरह एंड बुक्स एडू कैप्टन की। सही। तो श्रेयांश एक चीज़ बताओ, तुम्हारा बोर्ड का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था? मेरा बोर्ड का सिलेबस नवंबर के अराउंड खत्म हो गया था। नवंबर के अराउंड तक तुम्हारा बोर्ड्स का सिलेबस ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद तुम्हारी क्या प्रोग्रेस रही थी? क्योंकि जहाँ तक मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड देखा है हमारे एडू कैप्टन के पास भी, तुमने उसी के दौरान अपना वर्बल का और अपना क्वांट्स का और तुम्हारे मॉक्स वगैरह वो सब भी तुमने उसी दौरान देने स्टार्ट करे थे। तो फिर वो जर्नी कैसी रही थी कि नवंबर के बाद तुमने बोर्ड्स को कैसे मैनेज किया और CUET को कैसे मैनेज किया? एंड वैसे इन जनरल चलो सबसे पहले यही बता दो, नवंबर तक यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए बच्चे का बोर्ड्स का नवंबर दिसंबर तक? हाँ हाँ, नवंबर दिसंबर तक सारा होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन इज दैट मैटर्स। क्योंकि आखिर तक आते आते सिलेबस सब खत्म कर ही लेते हैं। सही है। तो और फिर नवंबर के बाद तुम्हारा क्या रही थी, मतलब तुमने बोर्ड को कितना टाइम दिया और CUET को कितना टाइम दिया और कैसे दोनों चीज़ों को साथ में चलाया? दिसंबर में तो मैं प्री बोर्ड्स वगैरह थे तो आई गेस आई वाज इन बोर्ड्स। जनवरी में मैंने स्कूल जाना बिल्कुल कम कर दिया था। एंड एट दैट टाइम मैंने एडू कैप्टन के लेक्चर्स देखे थे क्वांट्स और वर्बेबिलिटी के। एंड देन फरवरी आई, देन एनसीईआरटी की मैंने और रिवीजन स्टार्ट, मतलब थोड़ी और ज़्यादा रिग्रेस रिवीजन स्टार्ट कर दी। एंड बोर्ड्स में भी रिवीजन होती रहती थी। मैंने बोर्ड ज़्यादा हैवीली नहीं लिया जैसे आपने कहा था। एंड देन जैसे बोर्ड्स खत्म हुए मैंने अपने CUET के मॉक शुरू कर दिए। सही है। तो वैसे मैं बता देता हूँ मैंने श्रेयांश को क्या कहा था, मैं क्या बच्चों को हमारे बैचेस में कहता भी रहता हूँ कि देखो यार, बोर्ड पे
बहुत अच्छे से ध्यान दो, बोर्ड पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। पर पॉइंट ये है कि बोर्ड में 9900 वाली जंग खत्म हो गई है। बोर्ड में ना 90 से 95 95 96 की रेंज में आना बहुत मुश्किल काम नहीं होता। 98 99 की बहुत बड़ी जंग होती है, पर वो 98 99 की जंग में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब एडमिशन CUET के अकॉर्डिंग होना है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम 70 80s की लाइन में बैठ जाओ अगर तुम्हें टॉप कॉलेज में जाना है। ऑल्दो तुम्हारे मार्क्स काउंट नहीं होंगे CUET में, बट पॉइंट ये है कि तुम्हारी बोर्ड की प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगी CUET में, और बोर्ड में जितने अच्छे मार्क्स आए इसका मतलब तुम CUET में कहीं ना कहीं अच्छे कर जाओगे। अब मैं कई बच्चे शायद ऐसों को भी जानते हूँ जिनके बोर्ड में 98 99 है, पर SRCC में एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने CUET को निगलेक्ट कर दिया। पर कई बच्चे ऐसे भी हैं जो 91 92 में पर SRCC पहुँच गए। पर हाँ, ऐसा कोई बच्चा मेरे को वैसे भी नहीं दिखा जनरल कैटेगरी का स्पेशली जिसके 60s में है और वो SRCC पहुंच गया हो, क्योंकि अगर तुम्हारे बोर्ड में 60s में तो यानी तुम्हारा बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, और फिर यानी तुम SRCC के लिए तो भाई कहीं ना कहीं सिलेबस वही आना है। हाँ, क्योंकि ऐसे हम बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं और CUET के लिए पढ़ते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए। हम अच्छा, 1-2 महीने में नहीं ला सकते SRCC को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रेयांश एक बात बताओ, NCERT की क्या अहमियत है? तुमने किन किन सब्जेक्ट्स के लिए NCERT पढ़ी थी और किन किन सब्जेक्ट्स के लिए रेफरल बुक्स पढ़ी थी? मतलब एक एक करके बात कर लेते हैं। मैथ्स के लिए NCERT पढ़ी थी, हाँ, मैथ्स के लिए NCERT मस्ट इंग्लिश के है। लिए तो NCERT चलती है, बोर्ड्स में हाँ NCERT, हाँ। ठीक है। हाँ वैसे मतलब बोर्ड्स के ही कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और वैसे उसके लिए तो वर्बल की हमारी बुक और वो सब, ठीक है। प्लग कर रहा हूँ दोबारा। उसके अलावा अकाउंट्स के लिए? अकाउंट्स के लिए पहले मैंने रेफरेंस पढ़ी थी DK गोयल, हम्म एंड थ्योरी के लिए मैंने CUET की थ्योरी के लिए हम्म NCERT पढ़ी थी, NCERT थ्योरी पढ़ी थी। अच्छा, NCERT की थ्योरी तुमने पढ़ी थी CUET के लिए, ठीक है। तो यानी तुमने DK गोयल, वैसे तो मतलब बच्चों की चॉइस होती है, मैं बच्चों को कंफ्यूज यहाँ पे नहीं करना चाह रहा भैया, DK गोयल पढ़ लो या TS गिरेवाल पढ़ लो, मतलब ठीक है सब। एक ही बात है। हाँ, हर किसी के लिए कुछ वर्क करता है, किसी के लिए कुछ वर्क करता है, टेंशन में मत आना, ठीक है, अगर तुम TS गिरेवाल भी कर रहे हो। अच्छा, इकोनॉमिक्स के लिए? इकोनॉमिक्स के लिए भी रेफरेंस बुक पढ़ी थी, हम्म संदीप गर्ग, हम्म एंड उसके बाद मैंने NCERT जरूर पढ़ी थी CUET के लिए। सही है सही है सही है। और BST के लिए? BST के लिए NCERT है। अच्छा, BST के लिए तुमने कोई रेफरेंस बुक नहीं यूज़ करी थी जो आजकल चलती स्कूल ने इशू करवाई थी पूनम गांधी की, है? बट वो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, NCERT ज़्यादा ध्यान था। सही है। और NCERT की ना, वैसे श्रेयांश जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ना, NCERT की इंपॉर्टेंस बोर्ड्स के लिए इतनी ज़्यादा नहीं है, पर NCERT की इंपॉर्टेंस CUET के लिए बहुत ज़्यादा है। बोर्ड्स में तो फिर भी रेफरेंस बुक से अच्छा काम चल जाता है, पर हाँ, CUET के लिए करना पड़ता है NCERT। एक्चुअली अकाउंट्स के पेपर में CUET के NCERT की थ्योरी से एग्जैक्ट लाइन उठ के आ रखी थी MCQs में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हमने भी जो अपने मॉक्स फ्रेम करे हैं या फिर जो भी टीचर्स अब लेक्चर्स दे रहे हैं CUET के अराउंड, वो NCERT को ही बेस बना के ले रहे हैं, क्योंकि मोटा मोटा NCERT का ही आपका काम रहता है बहुत ज़्यादा। हम्म, सही है सही है सही है। तो अच्छा, अब एक चीज़ बताओ शांश, जैसे तुमने बोर्ड और CUET दोनों में अच्छा परफॉर्म किया, राइट? तो तुम्हारा ये जो जर्नी रही है, जैसे अभी हमारा लगभग ये अगस्त के महीने में हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा जो जर्नी थी ये अगस्त से बिल्कुल CUET तक, क्योंकि पहले तो चलो होता था मार्च में बच्चा बोर्ड देके बिल्कुल फ्री हो जाता था, अब वो चीज़ एक्सटेंड होकर मई तक चली जाती है, राइट? तो तुम कितने घंटे पढ़ते थे? तुम्हारी क्या तुमने स्टार्टिंग से ही, जैसे अगस्त का महीना भी चल रहा है, तो क्या तुमने अगस्त से स्टार्टिंग से ही इंटेंसली पढ़ना स्टार्ट कर दिया था? वो जर्नी कैसी थी? कितनी इंटेंसिटी से पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, और कैसे टाइम एलोकेट करते थे? थोड़ा इसके ऊपर इंसाइट्स दो। इंटेंसिटी आई वुड से कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है, हाँ। बिकॉज मैं स्टार्टिंग से पढ़ता रहा था। आई लाइक कभी 3-4 घंटे, कभी 7-8 घंटे, 2-3 घंटे, तो रोज पढ़ता था। पर रोज पढ़ना वाज मैटर, दैट मैटर्स। एंड आफ्टर दैट आई स्टडीड, एंड अराउंड जब बोर्ड्स पास आ गए थे, जब भी अराउंड 6-7 आवर्स पर डे था, ज़्यादा नहीं था मेरा, बट वो रोज पढ़ता रहता था। और रिविजन, और मैंने एक चीज़ कर रखी थी कि रात को मैं रिविजन जरूर करता था, चाहे कल की हो, परसों की हो, पहले की हो। रिविजन के लिए मैंने गूगल कैलेंडर वगैरह यूज़ कर रखा था, उसमें मैंने टास्क डाल रखे थे, इवेंट्स, तो वो अपना मेरे को नोटिफाई करता रहता था कि अब ये वाली रिविजन करनी है, ये वाली करनी है। तो रिविजन ने उसने बहुत हेल्प करा आई वुड से, एंड उसमें मेरा टाइम भी सेव हुआ।
सही यार, बहुत सही, बहुत सही। तो मतलब बड़ा प्यारा मैसेज दे रहे हैं श्रेयांश, एक जो मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ, तुम्हें स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट को, अगर तुम अगस्त के महीने में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तुम्हें इसको ऐसे देखने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें आज से 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट करा है। तुम आज से 3-4 घंटे पढ़ो, वीकेंड्स पे 5-6 घंटे पढ़ो। अगर तुम यही शेड्यूल थ्रू आउट द ईयर फॉलो करते रहोगे ना, एंड में तुम्हें 10 घंटे पढ़ने वाली साइकिल में नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों का अक्सर माइंडसेट क्या होता है कि अरे भाई छोड़ ना यार, हमें तो स्पेशली यूट्यूब पे बहुत टीचर्स ये चीज़ कहते भी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कल्चर प्रमोट भी होता है कि नवंबर दिसंबर से कर लेंगे, क्या दिक्कत है भाई, कर लोगे, ठीक है। पर तुम जितना लेट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, चाहे बोर्ड हुआ चाहे CUET का, जितनी लेट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, उतनी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। मैं जैसे श्रेयांश बच्चों को हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि यार देखो, हमारे जो बच्चे, मतलब जो बच्चे हमने पढ़ाए हैं, जो बच्चे ने अगस्त में स्टार्ट किया और जो बच्चे ने दिसंबर में स्टार्ट किया, अगर अगस्त में 100 में से 30-40 बच्चा टॉप कॉलेज में पहुंचे इंडिया के, तो जो बच्चा दिसंबर में स्टार्ट कर रहा है उसमें 100 में से वो प्रोबेबिलिटी 20-25 पे आ जाती है, ठीक है। तो वो होता क्या है, ऑब्वियस सा रीज़न है ना यार, तुम ज़्यादा टाइम दोगे तो भाई तुम ज़्यादा अच्छा क्रैक कर पाओगे, तुम कम टाइम दोगे तो तुम कम रिजल्ट आ पाओगे। तो बड़ा अच्छी बात बोली श्रेयांश ने कि भैया स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो, कम स्टार्ट करो, 3-4 घंटे करो, पर स्टार्ट कर दो, है ना। तो श्रेयांश एक बात बताओ, जैसे बच्चे बहुत फेस करते हैं इस चीज़ को, प्रोक्रेस्टिनेट करने की हैबिट, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन में पढ़ना, ठीक है, गर्लफ्रेंड वाली चीज़ें हो जाती हैं, बहुत चीज़ें होती है, तो तुमने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया कि भैया प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर दिया काम चालू? एक तो टू डू लिस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड मैं मतलब टाइम देखता था, मैं टू डू लिस्ट देखता था कि मेरा काम हुआ है नहीं हुआ, हो गया तो ठीक है। एंड प्रोक्रेस्टिनेट के लिए लाइक एक वो बड़ा अंडररेटेड सा रूल है, 5 सेकंड रूल, 5 मिनट रूल। तो उसको मतलब पढ़ने एक बार बैठ जाओ तो बस लग जाता था मन, और फोन वगैरह सब कमरे से बाहर होता था। लाइक ओनली आई एम ओनली विद बुक्स इफ आई एम स्टडिंग, एंड जिस जगह मैं पढ़ रहा हूँ मैं उस जगह पे बैठ के पढ़ ही रहा हूँ। सो अगर तुम उस जगह बैठते हो तो यू आर लाइक यू हैव टू स्टडी नाउ, तो इससे यू वॉन्ट बी प्रोक्रेस्टिनेटिंग अ लॉट। सही है, सही है, सही है, सही है यार। तो मतलब 5 मिनट्स रूल के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताओ, जो ऑडियंस नहीं जानती। इसमें कुछ नहीं है, बस कि तुम ये सोच लो कि मैं बस 5 मिनट पढ़ूंगा, उसके बाद नहीं पढ़ूंगा। और जब तुम 5 मिनट पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारा मन लग जाता है, फिर तुम पढ़ने लग जाते हो। बस डिस्ट्रैक्शन जैसे फोन वगैरह उसको दूर रखना। मतलब मोटी बात ये है कि भाई बस एक बार, मैं भी बच्चे को ये कहता हूँ भाई, पढ़ाई स्टार्ट करना ना पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर धक्का देने की तरह है। एक बार वो गिर गया ना तो घूमता जाएगा, बस वो एक बार एक धक्का ही देना सबसे बड़ा मुश्किल दुनिया का काम होता है। तो वही वाली बात हो गई, तुमने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली कि भाई 5 मिनट रूल जैसे होता है, एक बार वो ना बस तुम्हें वो पत्थर को धक्का देने पे मजबूर कर देता है। वो तुमने धक्का दे दिया तो फिर तो वो गिर ही जाएगा अपने आप, हाँ, बस फिर वो वो धक्का दे स्नोबॉल इफेक्ट हो जाता है। सही है, स्नोबॉल इफेक्ट, एग्जैक्टली। तो ये वाली चीज़ रही। सही है श्रेयांश। तो अच्छा एक बात बताओ, और क्या कहते हैं बच्चों की लाइफ में, मतलब एज अ क्लास 12 स्टूडेंट, एज अ CUET एस्पिरेंट, तुम क्या ऐसा होता तुम्हारा रूटीन या एटीट्यूड कि भाई 24 घंटे पढ़ ही रहे हैं, या तुम्हारा एटीट्यूड ये था कि नहीं चीज़ों को बैलेंस कर रखा है, कैसे चीज़ रहती थी तुम्हारे लिए? नहीं, थिंग्स वर बैलेंस्ड। मैं फुटबॉल भी खेलता था, आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स। लाइक हेल्थ वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, हेल्थ को मैंने ध्यान रखा था। एंड और कुछ मतलब मेरे दोस्त वगैरह उनको टाइम नहीं मिलता था, सो दे वर लाइक वो ट्यूशन लेते थे, क्लासेस एंड सेल्फ स्टडी बहुत कम करते थे। तो सेल्फ स्टडी मैं ज़्यादा करता था, एंड उसके लिए बाद में वो टाइम निकल जाता था अपनी बॉडी के लिए एंड दूसरी चीज़ों के लिए। फ्रेंड से मिल लिया एंड घर वालों से बात कर ली, सो निकल जाता था। तो मतलब बैलेंस चीज़ें रही हैं, बस तुम्हारा इसमें एक वो वाली बात आ जाती है कि क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंटली वो स्टार्टिंग से अगर बंदा स्टार्ट कर देना, एंड में वो प्रेशर के अंदर नहीं लगना। हाँ। तो एक बात बताओ, अच्छा मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, तुमने फुटबॉल की बात करी। तुम मतलब ये चीज़ मैं रिसेंटली मैं खुद भी करना स्टार्ट किया मैंने, और मेरे को बहुत बड़ा डिफरेंस मिला है। मैं बल्कि आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम किड्स लाइक यू कि भाई तुमने इतनी जल्दी अपनी हेल्थ और फिटनेस को दिमाग में लेना स्टार्ट कर दिया। मैंने तो बहुत लेट स्टार्ट किया। आई एम 27 नाउ, और मैंने 26 तक मैं भयंकर ओवरवेट हो गया था। अभी मैंने 1 साल में सब कुछ ठीक किया अपनी हेल्थ में। एंड मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर फिजिकल हेल्थ, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी और स्टैमिना, पढ़ने का, टेक्निकल चीज़ें करने का बहुत बढ़ जाता है। तो थोड़ा एक बार इसको एक्सप्लेन करो कि कैसे, मतलब मेरा क्वेश्चन भी है एंड तुम एक्सप्लेन भी करो कि क्या फुटबॉल खेलना या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ने तुम्हारी पढ़ाई में भी हेल्प करी है किसी वे में?
यस 100% हेल्प करी है। लाइक मैं पढ़ाई करता था एंड शाम को जाता फुटबॉल खेलने। सो जब मैं खेल के आता है वो कम्प्लीटली मतलब माइंड बिल्कुल ऐसा है कि अब और पढ़ सकता है, एक्टिव माइंड है, ब्लड फ्लो बढ़ गया है। सो रहता था, ऑफ कोर्स 100% हेल्प करी है। एग्जैक्टली यही मेरा मैं बोलना नहीं चाहता था बट मुझे लग रहा था कि आप यही बोलोगे कि एग्जैक्टली मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है। लाइक इन द इवनिंग आई गो फॉर टेबल टेनिस और जिम, दोनों में से एक चीज़, एंड व्हेन आई कम बैक मेरे अंदर अलग ही एनर्जी होती है कि भाई और काम कर लेते हैं, वो हाँ, लथार्जिकनेस चली जाती है। तो दैट्स हाउ फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स यू। तो मतलब जो बच्चे देख रहे हैं मैं उनको 100% रिकमेंड करूंगा कि आप भी किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर अपने रूटीन में लाएं इन द इवनिंग, जो आपके ब्रेन को बिल्कुल रिफ्रेश करके आपको और पढ़ने की हिम्मत और या कुछ प्रोडक्टिव करने की ताकत देती है। अच्छा एक बात बताओ श्रेयांश, सैम्पल पेपर्स फॉर बोर्ड्स एंड मॉक्स फॉर CUET, सैम्पल पेपर तुमने कहाँ दिए, कितने दिए और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड्स में, और CUET को लेकर जो हमने हमारे मॉक टेस्ट थे, क्वेश्चन बैंक थे या फिर लेक्चर्स थे, वो तुमने कितने दिए और वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? थोड़ा बच्चों को इसके बारे में एक्सप्लेन करो, कितनी क्वांटिटी, उनकी इंपॉर्टेंस और बाकी जो भी तुम ऐड करना चाहो। पहले सैम्पल पेपर्स की बात करें तो मैंने प्री बोर्ड्स में अच्छी तैयारी करी थी, तो आई गेस अराउंड 2-3 सैम्पल पेपर दिए थे सच्ची में तो, हर सब्जेक्ट के बोर्ड्स के लिए। हाँ प्री बोर्ड, बट तुमने कहा तुमने प्री बोर्ड ढंग से कर दिए हाँ, थे। प्री बोर्ड ढंग से दिए थे। सही है। एंड CUT के मॉक्स तो मैंने बहुत सारे दिए थे, आई वुड से काउंट ही नहीं है उनका तो। मतलब मतलब जैसे हम 20। हर सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट 15 मॉक्स देते हैं, अगले साल तक हम और बढ़ाने वाले हैं क्योंकि डिफिकल्टी CUET की थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो क्या कहते हैं, तुमने सारे सब्जेक्ट के सारे मॉक्स एग्जॉस्ट कर लिए थे या फिर कुछ बचे थे या क्या था? नहीं, हाँ, एडी कैप्टन के तो सारे एग्जॉस्ट हो गए थे। सारे एंड एग्जॉस्ट हो गए थे फिर मैंने अलग से भी 5-10 मॉक्स और करे थे। हर सब्जेक्ट के? हाँ चलो सही है, सही है, सही है। तो मैं व्यूअर्स को थोड़ा इंसाइट देना चाहता हूँ, ये अप्रॉक्सीमेट कितना नंबर हो गया श्रेयांश? हाँ जी। अराउंड 20-25 पर 25। सब्जेक्ट? हाँ तो पर सब्जेक्ट। लगभग हम हर सब्जेक्ट के 20 मॉक्स देते हैं ऑन एन एवरेज। तो श्रेयांश के पास 5 सब्जेक्ट्स थे तो लगभग 80 to 100 मॉक्स की रेंज में हो गया। एंड श्रेयांश कह रहे हैं इन्होंने 5 to 10 मॉक्स और भी दिए थे। हालांकि इस साल हम मॉक्स की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, हमारे सब्जेक्ट 25-30 दे देंगे ताकि बच्चों को कहीं और ना जाना पड़े। बट पॉइंट बीइंग कि श्रेयांश ने ऑलमोस्ट 120-30 के अराउंड मॉक्स दिए थे अगर मिलाया जाए। तो श्रेयांश क्या इंपॉर्टेंस होती है मॉक्स देने की एंड सैम्पल पेपर्स करने की, एंड मतलब कैसे किस माइंडसेट से बच्चे को करना चाहिए और कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? एक्चुअली मॉक्स देने की इम्पोर्टेंस नहीं होती, उनको एनालाइज करने की इम्पोर्टेंस होती है। अगर तुमने ये वाली बात मेरे को बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये वाली चीज़ मैंने कम से कम हमारे मेंटरशिप सेशन में कहीं लगभग मैं हर सेशन में ये बात बोलता था, भाई मॉक्स देने का फ़ायदा नहीं है, एनालाइज करने से फ़ायदा है। अगर तुमने एनालाइज नहीं करा मॉक तो यूजलेस है, ऐसा ही है वो। तो आपका क्वेश्चन क्या था? कि क्या कहते हैं मॉक्स, तुमने एक तो क्वांटिटी तो तुमने बताई दी, ठीक है, मॉक्स देना इंपॉर्टेंट क्यों है तुमने उसमें बताया कि भाई एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, एंड मॉक्स की से डायरेक्शन कैसे मिलती है बच्चे को प्रिपरेशन में? मॉक्स से डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एंड एक वो जो टाइम लिमिट होती है उस टाइम लिमिट के हम यूज हो जाते हैं। प्लस जो एक बात आयुष्मान भैया ने कही थी कभी तो की थी, मॉक्स ऐसे दो कि जैसे रियल पेपर दे रहे हो एंड रियल पेपर मॉक की तरह दो। सो दैट वाज द थिंग आई यूज्ड अ लॉट कि मॉक वाज लाइक रियल टेस्ट। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चल लास्ट में क्वेश्चन तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा श्रेयांश अराउंड ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। अकाउंट्स और मैथ्स इन दोनों को लेके बच्चा बहुत घबराता है, ठीक है। तुमने अकाउंट्स और मैथ्स दिए थे CUET में? हाँ ठीक है। जी तो जी। अकाउंट्स और मैथ्स का मतलब तुमने कैसे CUET और बोर्ड दोनों में एक्सेल किया इन सब्जेक्ट में, एंड जो बच्चों का फियर होता है, जो तुम्हें पता ही है एक जनरल क्या होता है, अकाउंट्स को लेके बहुत लेंदी सब्जेक्ट पढ़ा जाता है और मैथ्स काफ़ी ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए स्पेशली काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज टैकल करा तुमने, क्या माइंडसेट रहता है इन दोनों सब्जेक्ट्स को करते हुए तुम्हारा? दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे ही हैं कि अगर तुमने मतलब तुम्हें रोज करने पड़ेंगे सब्जेक्ट्स, हम्म कि तुम्हें उनकी रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम्म जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे। हम्म तो अकाउंट्स की मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी एंड मैथ्स के लिए भी मैंने मतलब NCERT 2-3 बार तो कर ही ली थी, मतलब बार बार करता रहता था मैं, और अलग अलग टाइप के थोड़े क्वेश्चंस ट्राई कर लिए। सही 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 है, सही है। और तुमने बोला अकाउंट्स मैथ्स को डेली करने की ज़रूरत है, क्या बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स को डेली करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, उसको डेली करने की जरूरत नहीं पड़ती, यू कुड ऑल्टरनेट दैट।
एग्जैक्टली काफ़ी सही, काफ़ी सही। तो यही ये चीज़ मतलब जो शांश ने बोली, हम भी यही स्टूडेंट्स को कहते हैं भाई, अकाउंट्स मैथ्स ऐसे इनको तो डेली करना ही पड़ेगा। इन दोनों को डेली नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। कोई एक महीने में बैठ के पूरी निपटा लेता है इन दोनों को, इकोनॉमिक्स तो नहीं पर बिजनेस स्टडीज़ और इंग्लिश, इन दोनों को तो एक महीने में कोई बैठा के कर लेता है, कोई वीकेंड्स पे करता है। मेरे लिए इकोनॉमिक्स मैंने सिर्फ वीकेंड्स पे करी। तो तुमने कैसे करी थी बीएससी इकोनॉमिक्स? तुम्हारा कैसा रूटीन रहा था इन दोनों सब्जेक्ट्स को लेकर? मेरी इकोनॉमिक्स तो रोज ही थी, क्योंकि हमारे थोड़े स्कूल स्ट्रिक्ट था इकोनॉमिक्स के। और अच्छा। बीएसटी में मतलब आई वुड से 3-4 दिन में एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली अच्छे से, और एक फिर चैप्टर कर लिया या आधा हाँ, चैप्टर कर लिया 3-4 दिन में? और उसके नोट्स बना लिए एंड फिर नोट्स रिवाइज करने लग गया। सही, सही है, सही है। और इंग्लिश का क्या तुम्हारा सीन रहा था? इंग्लिश का बोर्ड का भी, और स्पेशली सीयूईटी का, क्योंकि सीयूईटी में इंग्लिश बिल्कुल ही अलग आती है। बोर्ड और सीयूईटी की इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है। पहले बोर्ड की इंग्लिश की बात कर लेते हैं। उसमें तो एनसीईआरटी पढ़नी होती है एंड वो चैप्टर्स लर्न करने होते हैं, तो उनके लिए तो मैंने हल्का बहुत थोड़ा बहुत करते रहता था। एंड इंग्लिश के पेपर थे 3-4 दिन पहले, आई वुड से एक हफ्ता पहले थोड़ा अच्छे से करना शुरू कर दिया था बस इंग्लिश के लिए। सही है। एंड सीयूटी के लिए जनवरी में बैच ज्वाइन कर लिया था, जनवरी स्टार्टिंग में जब से, और बुक्स भी आ गई थी तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस टाइम शुरू कर दी थी। एंड जनवरी में करी थी थोड़ी बहुत अच्छी प्रैक्टिस। आफ्टर बोर्ड्स आई स्टार्टेड गिविंग इंग्लिश मॉक्स, चैप्टर वाइज मॉक्स, टॉपिक वाइज, एंड थोड़ा लेक्चर भी थोड़ा ज़्यादा देखने लग गया था। सही, सही, सही। सो गाइस, मेरे ख्याल से दैट इज़ इट। अगर और कुछ डाउट हुआ तो श्रेयांश से आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कमेंट्स में आप श्रेयांश थोड़ा बता देना, बच्चों को गाइड कर देना। एंड एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा एंड करते हुए कि गाइस देखो, जैसे श्रेयांश की जर्नी थोड़ी दिसंबर के अराउंड स्टार्ट हुई थी सीयूईटी की, ठीक है, बट सीयूईटी 2023 का 2022 के मुकाबले काफ़ी डिफिकल्ट है। 2024 में भी हम वी आर एक्सपेक्टिंग डिफिकल्टी बढ़ेगी। तो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। आवर बैच इज़ कमिंग दिस फ्राइडे, जिसमें कि आपका बोर्ड्स का और सीयूईटी का दोनों का इंक्लूडेड रहेगा, आईपीएम का भी एंड दूसरे एंट्रेंसेस का भी, सारे आपके सिलेबस हमारा इंक्लूडेड रहेगा। लाइव क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप ज्वाइन करके अपनी बोर्ड सीयूईटी की प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। और रिजल्ट्स इस साल के बहुत ही अमेजिंग रहेंगे। 20 स्टूडेंट्स राउंड अबाउट एसआरसीसी, 10 स्टूडेंट्स राउंड अबाउट सुखदेव, एंड और भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी बाद में, ठीक है। तो श्रेयांश, क्लोजिंग नोट पे आप कुछ बात ऐड करना चाहोगे बच्चों के लिए? कुछ एडवाइस, कुछ टिप, कुछ भी क्लोजिंग नोट पे? Closing note would be like, just stay consistent and there's nothing else to say, means consistent रहो और अपना हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ के बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत प्यारी बात बोली है श्रेयांश ने, एंड दैट इज़ व्हाट आई ऑल्सो वुड सजेस्ट एवरी स्टूडेंट टू डू। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। 10-12 घंटे एंड में काम करना नहीं। आज से तुम 3-4 घंटे, 5 घंटे ढंग से काम कर लोगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है गाइज। तो थैंक यू वेरी मच श्रेयांश फॉर टेकिंग आउट टाइम टू कम एंड गाइड द स्टूडेंट्स। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी कनेक्शंस चाहिए, क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। एंड हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी आपको कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय। थैंक यू।